नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेट पॉलिटिक्स टॉक्स में। यह हमारी पॉलिटी क्लास 1 की ऑडियो क्लास है जहाँ हम लुसेंट पॉलिटी के अध्यायों को कवर कर रहे हैं। आज हम अध्याय 1 भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवेज, एनडीए, सीडीएस आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि यह एक ऑडियो क्लास है, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लुसेंट की किताब खोलें और चैप्टर 1 भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास को देखें। मैं जो भी बताऊंगा उसे ध्यान से सुने और समझें। चैप्टर 1 भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इप्पे थे और अन्य 3 न्यायाधीश चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी को एक्ट का प्रावधान किया गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और ओडिशा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। 1784 ईस्वी का क्विट इंडिया एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1793 चार्टर अधिनियम के द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतनादि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया।
किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की मुख्य विशेषता है। 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतया समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बम्बई तथा मद्रास के परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि अध्यक्ष के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूल, वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया। भारतीय कानून को वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की गई। 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम के तहत परिषद में नए पार्षद जोड़े गए, जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य बोरे के विषय में हो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अंत इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए थे, लॉर्ड कैनिंग। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल उत्तर पश्चिम
सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। 1873 ईस्वी का अधिनियम 1873 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 शाही उपाधि अधिनियम 1876 के द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6 सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को यह घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की रानी घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा राजस्व एवं व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई। 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम मार्ले मिट्टो सुधार 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए 1909 प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्त की गई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। 1909 भारत परिषद अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कोऑपरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिटो भारत के वायसराय थे। भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम था। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद तथा दूसरी केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी, जिनमें 34 निर्वाचित होते थे और उनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता था। केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी, जिनमें 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे और इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। दोनों सदनों के अधिकार समान थे। सिर्फ इनमें एक अंतर था कि बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक लियोनस
आरटीएस थे। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित या आंतरिक। आरक्षित विषय वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक, जनजातीय, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, वायरल, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आरक्षित विषय के अंतर्गत आते थे। हस्तांतरित विषय के अंतर्गत शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्ता शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तोल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार आदि हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। नोट: आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस वैध शासन प्रणाली को 1935 ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। हम फिर से 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के इधर आते हैं। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अंत 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923-24 की सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में सदस्यों में से कमांडर इन चीफ आपको छोड़कर 3 सदस्यों को भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांतों को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप से बनाए रखा गया। कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। उससे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने का सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उससे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए, पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे तो ऐसे प्रमाणिक विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते हैं। यह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था, जिनका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड चार्ल्स था। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषता इस प्रकार है कि पॉइंट नंबर 1, अखिल भारतीय संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 7 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनता था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए
संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। पॉइंट नंबर 2, प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। पॉइंट नंबर 3, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना के अंतर्गत विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया तथा परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। ये परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। अन्य सूची में विदेशी कार्य, करेंसी और मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। बी, प्रांतीय सूची के विषय पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी इस सूची में वर्णित विषयों पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे: पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। सी, समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ एवं प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे: दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत विधि पर अभिभावी होती थी। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई थी। नोट: 1935 ईस्वी के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर की युक्ति। नेहरू, गुलामी का अधिकार पत्र। 2, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का, मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनर्उत्पादित कर दिया गया है। 4, संघीय न्यायालय की व्यवस्था। संघीय न्यायालय की व्यवस्था का अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। 5, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका के किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 6, भारत परिषद का अंत। भारत परिषद का अंत के अंतर्गत भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 7, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूरों वर्ग तथा किया गया। 8, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। 9, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदंग को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यों के लिए कर दिया गया और बरार के मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। 10, अंतर्गत
देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 11. मताधिकार का विस्तार किया गया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ। 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान है: 1. 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में से एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनाकर तैयार नहीं किया जाता है, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन के सर्वतोपरि का अंत कर दिया गया। उनको भारत का पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। आप सभी से अनुरोध है कि महत्वपूर्ण बातें मैं बताऊं, उन्हें आप अपने नोट्स में लिखें। यह आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद करेगा। आज की क्लास में हमने भारतीय संविधान के विकास का इतिहास को विस्तार से समझा है। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से